Okay, so very good. Now you are recording. Yes, sir. And you can start talking what you were talking last time. Static and dynamic balancing, or static dynamic balancing are basically more or less very similar. कुछ static से जो concept ये आता है ना कि there is nothing moving, there is incorrect concept. जो issue है वो सिर्फ ये है कि एक में आप एक प्लेन को बैलेंस करते हैं और एक में आपको दो प्लेन चाहिए होते हैं. बट नेवरदलेस पहले जो डेफिनेशन है उसके अंदर इसकी बैलेंसिंग की नीड वो ये है कि जब भी कभी रोटेशन होती है यू ऑलवेज नीड बैलेंसिंग, देयर विल बी अ बैलेंसिंग इशू, यू हैव टू बैलेंस थिंग्स. और उसका रीजन ये है कि जब भी कोई कुछ रोटेट करे और यहाँ फॉर एग्जांपल एक चीज व्हील रोटेट कर रहा है, यहाँ मास है, तो ये मास जो है ऊपर जाता है फिर नीचे आता है. तो जब ऊपर और नीचे जाता है तो एक वक्त ये डिसेलरेट करता है फिर एक्सेलरेट करता हुआ आता है, तो उसकी वजह से वाइब्रेशन पैदा होती है. So this vibration causes imbalances, and imbalances cause shaking forces, shaking moments, and they will ultimately lead to a lot of issues. ठीक है. Of course there are some machines जो बाकायदा सिर्फ shaking ही create करती हैं, जैसे vibrating hammers होते हैं, जो आपने देखा हो सड़क पर तोड़ने काम आते हैं. फिर उसके बाद मैंने आपसे बहुत पहले भी किया था जिक्र, कैनेडी के अंदर सिविल डिपार्टमेंट में they had a shaker which was very large size, पूरा एक कमरा था बना हुआ, उसको उन्होंने शेक किया था ऊपर से, उसको बाकायदा स्ट्रक्चर गिरते हुए को रिकॉर्ड किया था, एग्जामिन किया था. तो वहाँ तो आपको चाहिए कि you would like to create imbalances. तो वहाँ बैलेंस वाइब्रेशन होती है, और जहाँ वाइब्रेशन का इशू नहीं है वहाँ बैलेंसिंग का मसला होता है, आपको करना पड़ता है बैलेंस. बिकॉज अगर आप एनी क्वेश्चन पूछें क्या है. एनीवे तो बैलेंसिंग जो है that is either by static or dynamic balancing or sometimes both. Static balancing is a subset of dynamic balancing और of course easier क्योंकि एक प्लेन के अंदर बैलेंसिंग करते हैं और डायनामिक बैलेंसिंग में दो प्लेन चाहिए होते हैं. तो इट विल डिपेंड कि आपकी जो चीज रोटेट कर रही है वो कितनी जैसे वाइड है. बहुत वाइड है तो फिर उसके अंदर यू नीड टू हैव डायनामिक बैलेंसिंग, अदरवाइज स्टैटिक बैलेंसिंग से काम चल जाता है. इसकी जो एग्जांपल है मेरे पास सिंपलेस्ट एग्जांपल, एक बाइसिकल का टायर है और एक फर्स्ट ट्रक का टायर ले रहे हैं आप. तो बाइसिकल के टायर जो है वो पतला सा होता है, तो उसके अंदर जो बैलेंसिंग है वो एक ही प्लेन पे हो सकती है. जबकि ट्रक का टायर जो उसके मुकाबले में काफी मोटा होता है, उसके अंदर हो सकता है कि आपको दोनों एंड्स पे उसके बैलेंस करना पड़ जाए. तो दो प्लेन बैलेंसिंग कहलाएगी. So this would be the double dynamic balancing, and you'll be balancing at two planes. So basically, this is the simplest thing to start with. उसके अलावा ये है कि obviously जब आप कोई ऐसी चीज बनाते हैं, डिजाइन करते हैं which is going to rotate, you don't want to imbalance to be there. तो डिजाइन में तो आप बैलेंसिंग नहीं डालते हैं. एक बाइसिकल का व्हील है, कार का व्हील है, ट्रक का व्हील है, वो घूम रहे हैं, ये टरबाइन है वो घूम रही है, तो उसको घूमते वक्त तो यू नॉट लाइक कि उसकी अनबैलेंस हो. मगर उसके बावजूद कि आप सारी कोशिश करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, मगर जो प्रोडक्शन टॉलरेंसेस की जो वेगरीज होती हैं जिसको मीट नहीं कर पाते हो, तो उसकी वजह से छोटा छोटा सा इम्बैलेंस पैदा हो जाता है. ठीक है ना. और एक दफा ये बैलेंस आपको मिल जाए तो फिर यू कैन ऑलवेज करेक्ट इट. तो ये मेरा एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है. यू ट्राई टू क्रिएट make produce things which are perfect, but because you know that perfection is not really possible, there are always tolerances and issues, so then you balance them after manufacture. ठीक है. अच्छा, अब स्टैटिक बैलेंसिंग की जो प्रिंसिपल है वो बड़ा सिंपल है. एक्चुअली ये एक इक्वेशन है जिसको आपने
F इज इक्वल टू ma करके पढ़ा है, सिग्मा F इज इक्वल टू ma, न्यूटन के सेकंड लॉ कहलाता है। और इसको अगर आप थोड़ा सस्ता से देखें तो ये जो है डिरेम्बर्ट्स इक्वेशन कहने लगता है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ राइटिंग। और इसके अंदर यू आर लुकिंग एट द फोर्सेस एंड यू आर लुकिंग एट द masses and you are trying to say कि हमारे फोर्सेस और masses बराबर होके ultimately they should come to a zero. So it is really a form जिसको आप कह सकते हैं कि static balancing का equation है। This equation for static balancing sigma f minus ma is equal to 0 and it is written in a rather slightly different way. Instead of an equality sign, you have the two things on one side and you put them equal to 0, which means you would rather like to say कि जो applied forces हैं और जो masses हैं और उनकी acceleration हैं को multiply करने के बाद you will end up with no imbalance. ये basically एक तरह का balancing के form में लिखा गया है। तो इसी वजह से इसको बजाय न्यूटन के they would rather like to refer to a person called D'Alembert सही तलफ़ुज़ है इसका, अब आप जैसे चाहे प्रोनाउंस कर लें, ठीक है ना। और यहाँ पे इन्होंने ये बता दिया कि ना ये जो स्टैटिक बैलेंसिंग है बेसिकली सिंगल प्लेन बैलेंसिंग है और एसेंशियली टू डायमेंशनल प्रॉब्लम है एक्स वाई का पतले पतले व्हील के साथ। सर एक क्वेश्चन है, पूछे। सर हमारी जो स्टैटिक बैलेंसिंग होती है इसमें बॉडीज एक्चुअली तो स्टेशनरी नहीं होती हैं, तो फिर ये स्टैटिक तो स्टैटिक सर का इसमें स्टैटिक का वर्ड क्यों यूज होता है? वर्ड थोड़ा सा मिसनोमर है, स्टैटिक तो है ही नहीं, मूव तो कर ही रहा है। जी अगर आप बिल्कुल। प्योरली स्टैटिक के हिसाब से सोचें तो स्टैटिक तो फिर आप किसी स्टेशनरी चीज की बात करेंगे ना, ये एक्चुअली निकला यहाँ से है, ये जो कॉन्सेप्ट निकला है इसका। जैसे फॉर एग्जांपल एक पता है आप लोगों ने जाफरी साहब कमरे में देखा होगा एक ऐसे करके प्लेन रखा हुआ है और उसके ऊपर एक यहाँ वो ऐसे करके गिल्ली की तरह की चीज है, जैसे गिल्ली डंडे में गिल्ली होती है ना, उसको नीचे रखते हैं तो ऊपर रोल करती हुई चली जाती है। इट सीम्स टू एक्ट अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जैसे मेरे पास एक व्हील हो है और व्हील के अंदर ये खास बात हो कि मैं इसको रोटेट करके और छोड़ दूं ये रुक जाए, और यहाँ मैंने मास इसके बांधा हुआ, तो जब भी रुकेगा ये हमेशा इसी पोजीशन में आगे रुकेगा, यानी ये इसके स्टैटिक इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन है। तो उससे इन्होंने स्टैटिक बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट रादर वर्ड इस्तेमाल किया कि बेसिकली हम इसको स्टैटिकली बैलेंस कर देते हैं, फोर्स डाल देते हैं तो ये फिर बैलेंस रहता है। मगर ये एक तरह से मिसनोमर है, ठीक है। मिसनोमर का मतलब समझते हैं ना, जी गलत नाम पड़ गया जी, एक नाम नहीं है, ठीक है। तो ये जनाब आपकी पोजीशन है। तो एसेंशियली स्टैटिक बैलेंसिंग इज टू डायमेंशनल प्रॉब्लम एंड यू आर रोटेटिंग थिंग्स एंड बैलेंसिंग इट अकॉर्डिंगली, ठीक है। और यहाँ इन्होंने आपको लिस्ट दे दी उन चीजों की जो स्टैटिकली बैलेंस हो सकते हैं। सबके अंदर जो खास बात है वो थिननेस है, मोटा व्हील नहीं, बाइसिकल व्हील है, अगर टरबाइन है तो उसका सिर्फ एक व्हील है, ठीक है ना। और पुलीज हैं, सिंगल गियर्स हैं, पूरी लिस्ट है, मोटरसाइकिल के टायर हैं, ये सारी चीजें जो है सबकी सब ये स्टैटिक बैलेंसिंग में आ जाती है। एंड जो जो की है वो ये है कि यू हैव टू कंपेयर देयर रेडियल डायरेक्शन टू एक्सियल डायरेक्शन। तो रेडियल जो साइज है उसका काफी बड़ा होगा उसकी विड्थ से। जैसे बाइसिकल का टायर है उसमें छोटा सा पहिया है मगर व्हील काफी बड़ा होता है, व्हील तो छोटा नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ से ये चलता है, दिस इज हाउ इट इज कॉल्ड स्टैटिक बैलेंस। अच्छा अब ये ऑटोमोबाइल का मैंने यहाँ से निकाल दिया, कोई तो बाद में आएगा। तो ऑटोमोबाइल जो है हमारे बैलेंसिंग स्टेशन लगे हुए होते हैं, ये भी आमतौर से स्टैटिक बैलेंसिंग भी कर लेते हैं कारों के पहियों को खासतौर से, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर जो थिक है मगर चलने बैलेंसिंग इससे थोड़ी सी हो जाती है। तो मगर ये अप्रोक्सीमेशन ही है, उसके अंदर जो ऐसे रिम के अंदर व्हील के अंदर रिम होता है ना, टायर के अंदर रिम होता है, ऊपर टायर लगा हुआ है, टायर है, तो इसके अंदर वेट लगा के इसको बैलेंस कर देते हैं। तो दैट इज
an approximate way of getting things over. अच्छा, उसके बाद फिर हम we can move on to this, ये पहिया दिखाया हुआ है, इसके अंदर स्टैटिक बैलेंसिंग हो रही है, टरबाइन का व्हील है ये एक्चुअली सिंगल स्टेज टरबाइन है जिसमें ये व्हील है टरबाइन का, इसके अंदर एक साइड से स्टीम दाखिल हो रही है, तो इसके अंदर से घूम के यहाँ से निकल रही है बाहर और इसको रोटेट कर रही है, मगर वो तो उसका मैकेनिकल हिस्सा है। जो स्पेसिफिकली हम इस व्हील पे अगर देखें तो इसको हम बैलेंस करते हैं, दिस इज बेसिकली सिचुएशन व्हिच इज सेटिस्फाइड बाय स्टैटिक बैलेंसिंग, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरी पिक्चर ये है, ये अब फुल फ्लेजेड टरबाइन है, इसमें अगर आप चाहें तो स्टेजेस गिन भी लें, 15-16 स्टेज लगे हुए हैं इसके अंदर, और हर पहिया जो है बड़ा होता जा रहा है। इसके अंदर जो फ्लो होती है टरबाइन की वो सेंटर से होती है, और एक साइड ऑफ स्टीम यहाँ से निकल के जाती है, दूसरी साइड ऑफ स्टीम यहाँ से निकल के जाती है। ये एक्चुअली लो प्रेशर के ऊपर तो स्टीम बहुत एक्सपैंड कर जाती है, काफी उसका वॉल्यूम हो जाता है, तो उसको इस तरह से 2 स्टेजेस में एक्सपैंड करते हैं। मगर जो अभी हमारे लिए फोकस की चीज है वो ये कि जब आप इसको करेंगे बैलेंस, तो यू वुड इमीडिएटली सी कि इसके अंदर 1 2 3 4 बहुत सारे व्हील्स हैं, तो ऑब्वियसली अगर आपने इसको बैलेंस कर दिया तो इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा, सारे पहियों को अलग अलग बैलेंस करना पड़ेगा। मगर ये इस सब का एक इलाज ही होता है कि इन सबको आप अलग अलग मासेस करके और डायनामिकली बैलेंस करना, तो दिस इज अ सिचुएशन व्हिच इज सूटेबल फॉर डायनामिक बैलेंस। इसमें से एक सिंगल व्हील को अगर आपको बैलेंस करना हो तो वो स्टैटिक बैलेंसिंग आ जाएगा। ऑब्वियसली स्टैटिक बैलेंसिंग भी करते हैं हर पहिए की, और उसके बाद असेंबली की भी बैलेंसिंग कर लेते हैं, तो ये नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन है, ठीक है ना। तो दिस इज a typical case which cannot be, you cannot solve this case by so called static balancing or one plane balancing, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे प्लेन है ना, 15 प्लेन इधर है, 15 प्लेन इधर, तो अगर कर लिया ये एक एंटिटी है, ये एक एंटिटी, और दोनों एंटिटीज के सम को 0 होना चाहिए, अगर ये 0 है तो ये बैलेंस है, ये एक एंटिटी है, ये एक एंटिटी है, अगर ये दोनों है तो ये बैलेंस है। दिस इज द पिक्चर व्हिच वी हैव, वी स्टार्ट विद। अच्छा, उसके बाद वी कैन गो ऑन टू कॉन्सेप्ट इसका सॉल्व करने का जो है वो पुराना है कि आपका जो सेंट्रीपिटल फोर्सेस होते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होते हैं, ऑब्वियसली F12 और F21 जो है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और ये आपका वो बन जाता है F12 जो निकालते हैं आप, mr मास इनटू एक्सेलरेशन, mr ओमेगा, इसका जो कंपोनेंट है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वो r ओमेगा स्क्वायर्ड, और इसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं मास से, तो यू एंड अप विद द फोर्स। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो ये है कि इसको उन्होंने ड्राइंग से और एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जैसे एक मास चल रहा है, घूम रहा है मास, तो इसकी वजह से ये आउटवर्ड एक फोर्स होगा इसके अंदर, तो इसको ये अंदर से जो ये चीज है वन वन इसको होल्ड किए रहेगी, इसको जाने नहीं देगी, तो इट क्रिएट्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, यहाँ जो घूमेगा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो होगा, ये रोटेट कर रहा है। अब ये इनहेरेंटली इम्बैलेंस्ड होगा, इसलिए कि इसका अगर मास m1 है तो इसका cg यहाँ है, इसका मास m2 है, इसका cg यहाँ है, तो जब ये घूमेगा तो ये cg तो अलग अलग है, तो दे विल क्रिएट एन इम्बैलेंस। इनफैक्ट इसको जो स्टेट करने का तरीका है वो ये कह रहे हैं कि दोनों को आप चाहें तो यहाँ एक ग्लोबल मास सेंटर अनबैलेंस मास का निकाल सकते हैं, वो ये, तो आप इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, जो ये कॉमन है दोनों को, और बैलेंस करते हैं एक तीसरे प्लेन में एक कॉमन मास लगा के, वो इन दोनों मासेस को बैलेंस कर देगा। और ये इक्वेशंस जो हैं वो सिंपली आपको नजर आ रहे हैं लिखे हुए, ठीक है। देखिए m1r1 ओमेगा स्क्वायर्ड, ये जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इसका, ठीक है ना, और ये है m2r2 ओमेगा इसका, तो ये दो फोर्सेस हो गए, ये दोनों इम्बैलेंस हैं, और इसको आप बैलेंस कर रहे हैं किससे, mb/r/b ओमेगा स्क्वायर से, ये दोनों को बैक ऑफ बैलेंस कर दिया। ये बिल्कुल ऐसे है कि पहले आपने इन दोनों को समझने यहाँ एज्यूम किया कि तीसरा फोर्स है, और उसको बैलेंस कर दिया, इसके अपोजिट ये यहाँ बैलेंस कर दिया। मगर ये पिक्चर जो है प्रैक्टिकली जो नजर आएगी, दिस विल लुक लाइक ए नाइस पिक्चर लाइक दिस। इसके अंदर ये आपके मास से रोटेट करें, यहाँ आपने तीसरा ये वो देख बनाया एक किस्म का थर्ड मास यहाँ ऐड कर दिया, इसका सेंटर यहाँ है,
तो आपको एक्चुअली जो बॉडी नजर आ रही है ना वो तो इस तरह से नजर आ रही है, ये ऐसे करके यहाँ, ये ऐसे करके और यहाँ से एक ऐसे करके यहाँ से ये रोटेट करेगा तो ये बैलेंस में आ जाएगा। क्योंकि तीसरा जो फोर्स आपने ऐड किया ना कैलकुलेट करके एक खास रेडियस पे, खास मास पे, एक खास रेडियस पे, एक खास एंगल पे एक खास मास लगा दिया, इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस कर। इसमें शायद अगर आपको याद हो या आपसे जिक्र नहीं हुआ होगा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आती है, ये आजकल तो ऑयल का क्राइसिस हुआ हुआ है ना, मगर जहाँ नॉर्थ सी ऑयल होता है ना, इंग्लैंड वगैरह के नॉर्थ, ऊपर नॉर्थ सी है, स्वीडन नॉर्वे वगैरह के पास नॉर्थ सी है, तो वहाँ एक और भी चीज है, वहाँ बहुत हाई विंड्स होती हैं। अच्छा, हाई विंड के अंदर क्या होता है कि आप जो विंड टर्बाइन का अगर छोटा सा भी कॉन्सेप्ट होगा आपको नजर आ जाएगा, समझ में आ जाएगी ये बात फौरन, कि अगर विंड स्लो होती है, स्पीड उसकी लेस होती है, लो, तो आपको बहुत सारे मल्टी ब्लेडेड व्हील चाहिए होते हैं, है ना। तो 6-8 लगे हुए हैं ऐसे करके, इस तरह की चीज लगी हुई है, मल्टी ब्लेडेड व्हील चाहिए आपको। जैसे जैसे विंड बढ़ती जाती है ना, हाई होती जाती है, वैसे वैसे ब्लेड कम होने शुरू हो जाते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि ये जो है इसके अंदर से ये वाला निकाल दें, ये वाला निकाल दें, ये वाला निकाल दें, ये वाला निकाल दें, चार चार व्हील पे बना लें इसको, चार व्हील पे बना लें, चार विंग्स के साथ, तो आपको हैरत होगी कि वहाँ विंड इतनी ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा होती है कि एक विंग भी काफी होता है, एक विंग भी काफी होता है। पता चला कि उन्होंने वहां एक किया और एक विंग बना दिया, बस ये काफी है। इतनी हाई विंड है कि इसको रोटेट कर देगा, बट यू कैन इमीडिएटली सी, ऐसी चीज को आप रोटेट कराएंगे तो बहुत ही हाई इम्बैलेंस होगा, यू विल हैव ए वेरी ह्यूज इम्बैलेंस। सिंगल व्हील के को अपोजिट अपोजिट कोई चीज ही नहीं है उसको बैलेंस करेगी, तो ये तो बार बार जब ऊपर नीचे जाएगा तो ये ह्यूज वाइब्रेशन पैदा करेगा। तो इसको इलाज करने के लिए वो क्या करते हैं कि बजाय इसके कि ये बहुत अच्छा बड़ा लंबा विंग है, हो सकता है 1-2 मीटर लंबा हो, इधर वो दूसरा विंग नहीं बनाते बल्कि क्या करते हैं ऐसे करके गोला से लगा देते हैं, वेट लगा देते हैं, काउंटर वेट। तो ये काउंटर वेट जो है इसको बैलेंस कर देता है, तो काउंटर वेट इंस्टेड ऑफ अनदर विंग बैलेंसेस द होल थिंग। और दो विंग ना लगाने की वजह ये कि वहाँ इतनी ज्यादा उन्हें पावर एक से ही मिल रही है, दे आर सेटिस्फाइड विद दैट वन। जो टरबाइन की स्पेसिफिकेशन है उसको जो पावर देनी है वो एक विंग से मिल रही है, दो लगा के वो खामखा के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करें। तो दे फाइंड वन वन सिंगल ब्लेडेड टरबाइन इज ओके। अगर आप चाहें तो इस पे नेट पे जाके देख लीजिएगा, सिंगल ब्लेडेड टरबाइन की आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगी, इंटरेस्टिंग चीज होगी, ठीक है। तो दिस इज द जनरल पिक्चर व्हिच वी गेट फ्रॉम दिस पिक्चर। इसमें दो और थे, दो मासेस जो थे रोटेट कर रहे थे, दोनों मिलके इम्बैलेंस करना था और दोनों को एक ही से बैलेंस कर दिया गया, एक ही उससे बैलेंस कर दिया गया। सो दिस इज हाउ इट इज। अच्छा, इसके जो इक्वेशन आते हैं दे आर प्रीटी सिंपल। ये आपका पहला इक्वेशन है, ये सारे फोर्सेस माइनस में है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स माइनस में, आउटवर्ड वन का, टू का और ये बैलेंस का, बैलेंसिंग वेट का, ठीक है ना। दे आर रोटेटिंग एट द सेम ओमेगा, m1 r1 omega squared, m2 r2 omega squared, mb rb omega squared, and you will notice that r1 r2 and rb are written in vectorial form, वेक्टोरियल नोटेशन में लिखा हुआ है। तो ये आपने इस तरह से लिखा, उसके बाद आपने कहा कि एम बी आर बी जो है वो बराबर हो जाता है, इसको इधर ले गए और फिर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को इंटरचेंज कर दिया, तो एम बी आर बी इक्वल टू माइनस एम वन आर वन माइनस एम टू आर टू, एंड वंस यू हैव रिटन दिस योर जॉब इज ओवर। यहाँ आगे जॉब खत्म हो गया, बस यू डन इट। आगे चल के सिर्फ ये है कि इसको लिखने का तरीका ही होता है कि आप इसको एक्स वो क्या कहते हैं एक्स वाई कंपोनेंट्स में वो कर देते हैं ब्रेकअप, ठीक है ना। m1r1 जो है वो बन जाता है m1r1x, और x के अंदर लिख रहे हैं
और x कंपोनेंट M2R2X, MBRBX, MBRBY, M1R1Y, M2R2Y, ठीक है ना। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गया, दोनों इक्वेशन, इसको सॉल्व कर ले। सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हैं, यू विल देन राइट इट लाइक दिस। आपको अगर आरबी निकालना है तो आरबी वेक्टोरियल दो कंपोनेंट्स के स्क्वायर्स को करके रूट ले लें तो ये आरबी मिल जाता है। आरबी आपने लिख दिया तो एमबी आरबी आपने ऐसे लिखा, तो इसको उन्होंने ये फॉर्म आपको बना के दे दी। एक्चुअली जो शक्ल आएगी वो ये आएगी। और आपको एंगल अगर चाहिए हो तो यू लुक एट टेंजेंट इनवर्स ऑफ एमबी आरबी वाई डिवाइडेड बाय एमबी आरबी एक्स। ठीक है, और एम बी आर बी एक्स ये विक्टोरियल फॉर्म में लिखेंगे। इसको आप यहाँ से लिखते हैं तो ये इसको एक्स के लिए, ये एक्स के लिए नीचे वाला आ गया और वाई के लिए ऊपर आ गया। M1R1Y प्लस M2R2Y, M1R1, ये तो विक्टोरियल फॉर्म में लिखा हुआ है ना सारा इसमें, RBX RBY, वहाँ XY स्केलर कर दिया। यहाँ से y को बनाने के लिए दो कंपोनेंट चाहिए, x को दो चाहिए। जिस तरह से आपके पास पिक्चर सामने आ जाती है, एंड दैट इज द एंड ऑफ योर स्टोरी। इट्स अ प्रीटी इजी थिंग। ऑब्वियसली क्योंकि हम इसके अंदर बैलेंसिंग को एज ए टॉपिक लेंगे तो वन वुड एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम ईदर स्टैटिक बैलेंसिंग और डायनामिक बैलेंसिंग। तो 11 के बाद वी कैन देन गो ऑन टू ए के बाद वी कैन गो ऑन टू बी। ये वो इक्वेशन दोबारा लिख दिया आपके लिए और उसके बाद ये पूरा रिपीट कर दिए दोनों स्लाइड। दिस इज द फाइनल इक्वेशन। इन फैक्ट आई डोंट नो, you can one can share the equations in the problem, but it's straightforward, कोई इतना इशू नहीं है इसमें। और उसके बाद क्वेश्चन ये पैदा होता है कि आपको जब एमबीआरबी पता चल जाए और जॉइंटली पता चले ना, दोनों एज ए कॉम्बिनेशन पता चले, तो फिर आप चोजन नॉर्मली आरबी चूज कर लेते हैं और एमबी निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो उससे यू कैन कैलकुलेट और उसका रेडियस आरबी है और जो उसका एंगल है वो भी निकल आता है। तो दिस इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड और नथिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ये एक एग्जांपल इसमें है, किताब का एग्जांपल है जिसमें मास m1 दिया हुआ है 1.8 kg at radius of 1.135 meter 113.4 degrees है। ये नीचे नजर आ रहा है आपको, मतलब से नीचे से नजर आ रहा है। ये m1 जो है आपका, उसका मास यहाँ है सेंटर पे, इस जगह पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और ये एंगल है इसका यहाँ से यहाँ तक, ये एंगल है 113.4। ये दूसरा मास है, इसका एंगल है 48.8, ठीक है ना। और ओमेगा दिया हुआ है इसका 40 रेडियस पर सेकंड। हमें एक कॉमन मास निकालना है, इन दोनों को बैलेंस कर देगा, दैट इज इट। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको पहले वो करते हैं, स्प्लिट कर देते हैं इसके स्केलर कंपोनेंट्स में। तो आर एक्स जो है कॉस से निकलता है, आर वाई साइन से निकलता है, ठीक है ना। तो ये हो गया 1.135 इंटू कॉस ऑफ 113.4, तो ये आ गया -4.1, और ये हो गया साइन ऑफ 113.4। तो कॉस कंपोनेंट साइन कंपोनेंट, इसका 1 का, ये 2 का कॉस कंपोनेंट साइन कंपोनेंट, और फिर आफ्टर यू डन दिस यू सिंपली राइट डाउन द इक्वेशन इन दिस फॉर्म। ये फॉर्म जो है यहाँ MBRBX x के लिए लिखा, M1 आपको पता है, R1x आपने यहाँ से निकाल लिया 0.451 है, माइनस साइन इक्वेशन का है, या माइनस साइन कोसाइन की वजह से है, ये माइनस साइन इक्वेशन का है। M2R2 आ गया, R1x आ गया, R1x R2x, ये R1x है, ये R2x है, ये R1y है, ये R2y। तो ये आपके पास खुद ब खुद MBRB x MBRBy निकला है। You can find out the theta. Theta turned out to be 259.6 and MBRB turned out to be 2.402. So if you go back to the previous picture,
आपको ये पीरियड पिक्चर बता रही है कि जो आपका जो फोर्स आ रहा है, जो बैलेंस करा जाएगा, वो 259 डिग्री पे आएगा। ये होता है 270, यहाँ कहीं आएगा, ठीक है ना। दिस इज द बैलेंसिंग फोर्स, ये एम बी कहलाएगा। और इसको आपको जो निकला है वो एम बी आर बी निकला है। You have calculated MBRB. So if you will have to choose one of the two. Normally we choose RB. Decide RB. RB इसलिए है कि जिस प्लेन पे वेट लगना है उस प्लेन को आइडेंटिफाई करना ज़्यादा आसान होता है। आप हर जगह RB तो ये हवा में जो वेट नहीं लगा सकते ना। एक पहिया है, उसके अंदर ये रिम है, तो नॉर्मली रिम पे वेट आएगा। तो एक दफा ये रेडियस फिक्स हो गया तो मास निकल आता है। तो दैट इज हाउ इट इज। तो दिस इज हाउ इट इज डन। और ये इन्होंने यहाँ ये निकाल दिए, ये निकाल दिया आंसर। यहाँ से दो आंसर निकाले, एक आधा आंसर है, एक पूरा आंसर है। एंगल तो आपको पता चल गया। यहाँ से इधर 259 पे वेट आएगा, जो चीज आएगी वो उसकी वैल्यू होगी 2.402। तो आर चूज कर लें तो आपको खुद ब खुद वो मिल जाएगा। You will find what is the radius. अब ये हमारा था बी। अब सी पे जाएंगे। सी कहाँ है? टॉम 11 सी। ये तो ये इसमें इन्होंने आपको आरबी बता दिया चूज करके। 9.86 तो मास आ गया। 806 आरबी चूज किया तो इसको यहाँ पुट किया तो मास आ गया। इसका मतलब है कि जो दो मासेस थे, कौन से दो मासेस थे? पहले वाले दो मासेस, अच्छा वो तो उधर है, मगर M1 M2 जो वैल्यूज थी उनकी लेके उनको अलग अलग रेडियाई पे दे, वो मगर कोई बैलेंसिंग फोर्स होगा, वो कॉमन होगा, एंड दैट फोर्स इज गोइंग टू लुक लाइक दिस। अब ये तस्वीर बनाया है उन्होंने खूबसूरत से ऐसे करके। इसके रेडियस ज्यादा नहीं रखते। अगर ये आरबी की वैल्यू कहाँ से आई सर? सॉरी, आरबी की वैल्यू अपनी तरफ से लिखी। ये आरबी की वैल्यू इन्होंने आर्बिट्रेरली ले ली। सर कुछ भी ले लें। हाँ, या वो आमतौर से दे देनी चाहिए मेरे ख्याल से। आरबी ये रख लीजिएगा। आप देंगे, गिवन देंगे आप? हाँ, नहीं तो आप एज्यूम कर लीजिएगा। अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है तो आरबी को 1 मीटर ले लीजिएगा। ठीक है। क्योंकि आमतौर से इसमें जो सवाल दिया हुआ होता है ना, उसमें खराबी ये होती है कि आपको एक्चुअली फिजिकल पिक्चर तो दिखाई नहीं। आपको ये दिखा दिया कि एक मास यहाँ है, एक मास यहाँ है, ऐसा दिखा दिया ना। ये आपने कहा तीसरा मास यहाँ आएगा, कहाँ आएगा? इस एंगल पे आएगा, 217 पे आएगा। ये तो पता चल गया ना आपको। अच्छा क्या आएगा ये नहीं पता आपको। ये पता है कि मल्टीपल जो है वो उसका 2.402 है MBRB का। तो अब आरबी अगर 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 मैं आपको फर्ज करें मैं आपको एक बाइसिकल व्हील कहूँगी, उसको बैलेंस करो, ठीक है। तो बाइसिकल के व्हील जो रिम है ना, ये खुद ब खुद रेडियस आपको दे देगा। क्योंकि जो वेट लगाएंगे ना आप, तीसरा वेट बैलेंस करने वाला, वो कहाँ लगाएंगे? हवा में नहीं लगाएंगे ना। स्पोक पे भी नहीं लगा सकते, रिम पे ही लगाते हैं। तो रिम पे जब लगाएंगे तो खुद ब खुद ये सेटल हो जाएगा, यानी आरबी। और अगर आपको फर्ज के नहीं दिया आरबी तो यू एज्यूम एनी आरबी। You can say easiest would be to say RB is 1 meter, है ना। तो अगर RB 1 मीटर है तो फोर्स आपका आ गया 2.202 किलोग्राम। So this is up to you how you decide, unless you have been given an RB. आमतौर से RB ही दिया जाता है, मास जो है वो फिर आपको सिलेक्शन में आ जाता है। क्योंकि प्रैक्टिकली देख रहे हैं ना, व्हील को आपने बैलेंस करना है तो व्हील को या किसी ऑब्जेक्ट को बैलेंस करें तो वेट जहाँ लगाएंगे वो तो ऑब्जेक्ट की ज्योमेट्री पे, फिजिक्स पे डिपेंड करेगा, फिजिकल शक्ल पे। ये वेट लग भी सकता है, नहीं लग सकता। हवा में तो वेट नहीं खड़ा कर सकता। आप क्या 2 मीटर पे वेट में लगा दूंगा? 2 मीटर तो इधर है, इधर तो कोई चीज ही नहीं वेट लगाने का। तो लिहाजा ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें आगे पिक्चर है उसकी गाड़ी की, उसकी बैलेंसिंग की, ठीक है। अच्छा डायनामिक बैलेंसिंग में ये जो पिक्चर है ये आपको खुद डायनामिक बैलेंसिंग का आइडिया दे। इसमें दो मासेस हैं, एक प्लेन में नहीं है, इसका प्लेन अलग है। तो जब आप इसको बैलेंस करेंगे तो आपको इसको मोमेंट का भी ख्याल करना पड़ेगा। तो ना सिर्फ ये कि सिग्मा एफ शुड बी इक्वल टू 0 बट सिग्मा एम शुड आल्सो बी इक्वल टू 0। तो सिग्मा एम को बैलेंस करने के लिए फिर एक प्लेन से काम नहीं चलता,
you have to have two planes, you have to have two masses which will balance this moment. तो इसकी जो बैलेंसिंग होती है आगे, उसके लिए आई डोंट नो आगे इन्होंने जो पिक्चर बनाई हुई है, मैंने पहले समझाने की कोशिश किया आपको, बहुत सारी, पहले तो ये बताया कि कहाँ कहाँ अप्लाई करता है, दिस अप्लाइज टू मेनी प्रैक्टिकल सिचुएशंस, rollers, camshafts, axles, cluster, multiple gears, motor, rotors, turbines, turbine में वो वाली turbine, बड़ी वाली turbine जो बनाई हुई है, खूबसूरत सी तस्वीर, huge turbine, तो वो तो dynamic balancing ही होगी, ठीक है ना? Basically you have to, इनमें जो common denominator है कि mass जो है इनका along z axis भी rotate वो कर रहा है, क्योंकि देखिए अगर आप इस टरबाइन को आप वो हैं क्या कहेंगे, क्या बोलते हैं इसको, जो शिप से चीजें उठाते चढ़ाते हैं, है? तो वो है, तो आपको फिर एक इसका सीजी चाहिए होगा और एक इसका मास चाहिए होगा, और उससे आप यहाँ क्रेन से इस पूरी चीज को उठा लेंगे। मगर जब ये रोटेट करती है, तो ये रोटेट करते हुए तो आपको देखना पड़ेगा कि इसके अंदर जो ये बहुत सारे कंपोनेंट्स का बना हुआ है ना, ये तो उन कंपोनेंट्स का अपनी क्या वो है imbalances. So you have to really divide this into small parts and look at the imbalance of each part. और फिर वो imbalance जो create करेगा ना, उसका एक moment भी होगा, क्योंकि यहाँ masses और radii के अलावा एक ये इसके जो इसकी ये distance है ना, ये अगर distance y है, तो x के अंदर भी इसकी variation है ना, तो x की वजह से you will have an imbalance of forces as well. तो वो consider करने के लिए you will have to have two correction planes, जिसकी डिस्टेंस आपको पता है क्या है, और उसके हिसाब से वो नेचुरली इसका स्टैटिकली बैलेंस काउंटर फोर्स पैदा करेगी और साथ में एक काउंटर कपल पैदा करेगा जो कैंसिल कर देगा इनबैलेंस मोमेंट्स को। तो ये दोनों बातें साथ साथ होंगी, ठीक है ना? और दोनों करेक्शन प्लेन्स पे वेट लगा के डायनामिक मेजरमेंट्स कर लेते हैं, तो इसका मतलब है कि इसमें आपको दो वेट्स चाहिए होंगे, एक M1 या A और एक MB, दो वेट्स चाहिए होंगे जो बैलेंस कर सके स्पिनिंग व्हील को जो चौड़ा हो। अगर वेट नहीं है उसकी तो एक प्लेन बैलेंसिंग होगी। तो लिहाजा इस पिक्चर को समझने के अंदर यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि द टू मासेस आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस हियर, ठीक है? तो ये जनाब आपके पास दोनों मासेस का फर्क आ गया प्लेन्स का, और बैलेंसिंग करने के लिए आगे चल के उन्होंने पिक्चर बताई भी आपको कैसे करना है। टू करेक्शन प्लेन्स का जिक्र किया है। अच्छा, बीच में ये कार का जिक्र आ गया, देखा इसको बाद में कर लेंगे, इसको आगे देखेंगे। तो चलें, इसके लिए तो दोबारा आना पड़ेगा, इसको पहले देख ही लेते हैं। ये आप जो नॉर्मली गाड़ियों को बैलेंस करते हैं ना, उसके लिए दिखाया हुआ है इन्होंने कि यहाँ आपका टायर है, कार का टायर है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ये अगर चौड़ा हो तो ये फिर डायनामिक बैलेंसिंग का प्रॉब्लम है, मगर इसको ये आमतौर से स्टैटिक बैलेंसिंग में करा देते हैं। इसके अंदर जो रिम है यहाँ वेट लगा देते हैं और ये बैलेंस हो जाता है। तो ये इन्होंने ये दिखाया आपको कि इन्होंने करेक्शन प्लेन, दो करेक्शन प्लेन है ए और बी दिखाए ना, स्ट्रिक्टली मगर करते तो यही है कि इसके अंदर रिम ऐसे करके आ रहा है ना अंदर, तो रिम पे ही बैलेंस कर देते हैं, दोनों साइड पे करनी पड़ती है, कर सकते हैं अगर चाहें ये और ये, ठीक है? So this sort of finishes this thing. We can move on to the other last one. अब वो अकेला है, उसका नाम शायद बी है, हाँ ये है। हाँ, इसके जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन के दो पार्ट्स बन जाते हैं। पहले तो आप बुनियादी इक्वेशन लिख देते हैं, क्योंकि आपके जो तीन तो वेट्स हो गए, इम्बैलेंस जो क्रिएट कर लेते हैं, और दो बैलेंसिंग वेट्स हो गए, तो आपने मिला के इक्वेशन लिखवा दिया। अच्छा, एलसीएस का असाइनमेंट है 10 मिनट में, हाँ ये खत्म ही हो रहा है, चलो ये खत्म हो गया, 10 मिनट खत्म हो जाएगा, इससे पहले शायद यही हमें बता देंगे। ओके, तो ये आपके पास हो गया, इसको आपने ओमेगा को कैंसिल कर दिया तो ये रह गया, ये आपका ए और बी आ गया। अब ए बी जब आ गया तो आपके पास ये
कंसीड कि इसको फिर आपने यहाँ से आपने इसको ए बी को कर दिया एक्स वाई भी, तो एक्स और वाई कंपोनेंट्स आ गए। लेफ्ट हैंड साइड पे इसका वो है बैलेंसिंग वेट्स है, राइट हैंड साइड पे वो है जो इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। और इसको देखने के बाद आपने जब इसको किया तो अब क्योंकि मोमेंट्स का मसला है तो यू विल हैव टू थिंक ऑफ L1 L2 L3 एज वेल। तो दोनों में से किसी एक का ले लें। इसमें इन्होंने MB का ले लिया है, उनके मोमेंट्स भी ले लिए, मोमेंट्स को बैलेंस करके इन्होंने RBX RBY निकाल लिया है। और RBX RBY निकालने के बाद फाइनली ये फिर MA RAXY निकाल लेंगे। तो ये पिक्चर है, ये आपके पास एक पिक्चर बनी हुई है, तस्वीर है इसके अंदर। सॉरी, ये 3 मासेस हैं, इनको आप टरबाइन की व्हील समझ लें। ये 2 बैलेंसिंग प्लेन हो गए, 2 बैलेंसिंग प्लेन हो गए MA MB। अब आपने इसमें अलावा इनके रेडियाई और मासेस लेने के आप इनके वो भी लें, एक इससे L1 L2 L3 LR LR ही लिखा हुआ है ना, LR। तो ये लेके आप इनको पहले मोमेंट्स को बैलेंस कर लें, फिर वो मोमेंट्स के बैलेंस और मास का भी हो जाता है बैलेंस। तो दिस इज द पिक्चर